हेलो, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जॉन मिल्टन को एस के अरोरा की बुक से। ये पूरी जो पीडीएफ है वो एस के अरोरा बुक की है। तो बहुत सारे लोगों को बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, कई बार चीज़ें समझने में दिक्कत होती है। तो आज मैं ये ऑथर आपका इस बुक से कवर कराऊंगा, और मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं इसको, मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपको क्लास में आज मज़ा आ जाएगा। और इसी तरह से मैं बाकी ऑथर कराने की भी सोच रहा हूँ, जिससे आपकी एस के अरोरा बुक है वो आराम से पूरी कवर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर दिख रहा होगा। तो जॉन मिल्टन जो है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आपके यूपी टीजीटी के सिलेबस में लगे हुए हैं। और ये जो हैं वो प्यूरिटन थे। प्यूरिटन होता क्या है पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आपने ये टर्म इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सुना होगा। प्यूरिटन का मतलब होता है प्योर क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी जो है वो उस समय दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था। एक जो सेक्ट था वो था आपका रोमन कैथोलिक, और दूसरा जो एंग्लिकन चर्च था वो। तो एंग्लिकन चर्च रोमन कैथोलिक से अलग हुआ था उसकी इम्प्योरिटीज़ की वजह से। उन्हें लगता था कि इसमें कोई डिफेक्ट्स हैं, फॉल्ट्स हैं, तो एंग्लिकन चर्च जो है वो वहाँ से अलग हो गया। लेकिन एंग्लिकन जो चर्च था उसमें भी कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इसमें भी अभी रिफॉर्म की आवश्यकता है, ये भी अभी प्योर नहीं है। तो इसको भी प्योरीफाई करने के लिए जो लोग आगे आए उन्हें प्योरिटन कहा गया। ओके, तो इसी आइडियोलॉजी से मिल्टन भी बिलोंग करते थे, और इनका जन्म हुआ था 1608 में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608, ब्रैड स्ट्रीट लंदन में इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674। ओके, और ये जो इनकी डेथ हुई थी उसका कॉज था गाउट। गाउट एक डिजीज होती है, गठिया जैसी डिजीज होती है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हें बरी किया गया था कहाँ पे, सेंट जाइल्स क्रिपल गेट में। ओके, ये तो इनके बर्थ और डेथ की इन्फॉर्मेशन हो गई। अब अगर हम जानते हैं इनके फादर के बारे में, तो इनके फादर जो थे वो उनका नाम भी जॉन मिल्टन ही था। एक प्रॉस्पेरस लंदन स्क्रिवेनर थे। स्क्रिवेनर जनरली एक क्लर्क टाइप की पोस्ट होती है। इज सेड टू हैव टर्न प्यूरिटन वाइल स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड। जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे तब वो प्यूरिटन आइडियोलॉजी उन्होंने अपना ली थी। एंड टू हैव बीन डिस एंड इनहेबिटेड बाई हिज फैमिली, और इसके कारण उन्हें उनकी फैमिली से डिस इनहेरिट कर दिया गया था। तो वो एक कॉम्बिनेशन थे, स्कॉलर, बिजनेसमैन, रेडिकल प्यूरिटन इन पॉलिटिक्स, रिलीजन, यट म्यूजिशियन। तो बहुत सारी चीज़ें उनके फादर में क्वालिटी थी। स्कॉलर थे, बिजनेसमैन थे, एक रेडिकल प्यूरिटन थे, और उसके बावजूद भी वो क्या थे, एक म्यूजिशियन थे। अब अगर बात करें इनकी मदर की, तो उनकी मदर का नाम है सारा जेफरी। ओके, अब कुछ फैक्ट्स हैं मिल्टन के बारे में जो इस बुक में दिए गए हैं, जिनको मैं वन बाई वन आपको बताऊंगा। सबसे पहला है जो ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल स्टेचर with auburn hair and an oval face with grey eyes and fair complexion, मिल्टन वॉज कॉल्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिल्टन जो है वो अपनी उस टाइम जो जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उनका कॉम्प्लेक्सन कैसा था, फेयर था, आंखें ग्रे थी, हेयर जो थे ओवन, ओवन का मीन्स होता है वेडिस, जो हल्का सा जो लाल लाल बाल होते हैं ना, ओवल फेस था। तो इतने अच्छे दिखते थे कि उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इसके बाद अगर बात करें इन बिलीफ ही बिलोंग टू द एक्सट्रीम, उनका बिलीफ, अगर उनके बिलीफ की बात करें, जो उनका विश्वास था वो एक्सट्रीम प्यूरिटन आइडियोलॉजी में था। सेपरेटिस्ट थे, इंडिपेंडेंट थे, और कांग्रेगेशनलिस्ट भी थे। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो उन्होंने अपने आप को यूनिवर्सिटी से निकाल लिया था 1632 में। 1632 के बाद उन्होंने अपने आप को यूनिवर्सिटी से विड्रॉ कर लिया था आफ्टर टेकिंग द डिग्री ऑफ एमए। फोर्थ पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। द मास्क ऑफ कॉमर्स, ये एक मास्क लिखा था इन्होंने 1634 में, और इसको परफॉर्म किया था लडलो कैसल में अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर और उसके दोस्तों के सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका जो सब टाइटल है इसको ध्यान रखना, द ट्राइम्फ ऑफ वर्च्यू, ये इसका सब टाइटल है। ठीक है, अब 1637 में इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एलिजीज में से एक है लाइसीडास, जो कि लिखी थी जॉन मिल्टन ने। 1637 में इन्होंने ये एलिजी लिखी थी, और किसकी डेथ पे लिखी थी? इनके एक कॉलेज फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जो कि डूब गए थे आयरिश सी में, उनकी डेथ पे लिखी थी। और ये इनकी आखिरी हॉर्टन पोयम भी थी। अच्छा, अब ये हॉर्टन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, मिल्टन के लिटरेरी कैरियर को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक है हॉर्टन पीरियड, जो कि चला था 1632 से 37 तक, जब वो हॉर्टन में थे और वहाँ पे रह के उन्होंने जो भी कंपोजिशंस लिखी। दूसरा पीरियड जो था वो 1640 से
1660 तक था जब उन्होंने सोनेट्स और पैम्पलेट्स लिखे थे। 1660 के बाद जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा था ऑफ एन ओल्ड एंड ब्लाइंड पोएट, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत वर्क लिखे, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्टिस। तो अब अगर बात करें, इसी दौरान इनकी फ्रेंडशिप रही थी किससे, डच स्कॉलर ग्रोटियस जो कि पेरिस में थे, और गैलोलियो जो कि अपने इम्प्रिजनमेंट के दिनों में थे, कहाँ, फ्लोरेंस में। तो इनकी जो फ्रेंडशिप इन दोनों हस्तियों के साथ थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुई। अब अगर बात करें बिटवीन 1639 टू 42 ही मेड 4 ड्वार्फ्स फॉर अ वर्क टू बी कॉल्ड एडम अनपैराडाइज्ड। एक वर्क है इस नाम से, एडम अनपैराडाइज्ड नाम से, इसके 4 ड्वार्फ्ट इन्होंने बनाए थे 39 से 42 के बीच में। ओके राइट। अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं 1643 में ही मैरिड मैरी पॉवेल, ये इनकी पहली वाइफ थी। आपको बता दूं मिल्टन ने 3 शादियां की थी। ओके, 3 शादियां की थी। पहली वाइफ जो थी वो मैरी पॉवेल थी, और सोलो प्लेजर लविंग गर्ल, मतलब उसको प्लेजर लविंग गर्ल थी। तो अब ये डॉटर थी विचर्ड पॉवेल की। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। तो जो विचर्ड पॉवेल थे वो कैसे थे, कैबलायर थे, वॉयलिस्ट थे। तो जो मैरिज थी वो फेलियर थी। अच्छा, ये कैबलायर और वॉयलिस्ट क्या होता है? कैबलायर उनको या रॉयलिस्ट उनको कहा जाता है उस समय जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे। एलिजाबेथ के बाद जो एलिजाबेथ के बाद जेम्स फर्स्ट आए थे, एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद, उसके बाद जो आए थे वो आए थे चार्ल्स फर्स्ट। तो जो चार्ल्स फर्स्ट का टाइम था वो बड़ा ही विवादित रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था पार्लियामेंटेरियंस और ये जो रॉयलिस्ट थे इनके बीच में। तो चार्ल्स फर्स्ट को इन द एंड सिविल वॉर छिड़ गया था इंग्लैंड में अराउंड 1642, और चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1649 में। ओके, तो इनके जो सपोर्टर थे चार्ल्स फर्स्ट को, उनको कैबलायर बोला गया, और जनरली जो पार्लियामेंटेरियन और प्यूरिटन जो थे वो इनके अगेंस्ट थे। तो सोचो, एक ऐसा इंसान जो रॉयलिस्ट था उसकी बेटी से किसने शादी की, जॉन मिल्टन ने। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो होने ही थे, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मिल्टन जो थे शांत स्वभाव के थे, सादा जिंदगी जीने वाले, ये लड़की प्लेजर लविंग गर्ल। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण ये मैरिज जो थी वो एक फेलियर थी। अच्छा, 1644 में इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था एरियोपेजिट का। ये मैसेज आते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो एरियोपेजिट का जो है वो एक इन्होंने पैम्पलेट लिखा था, विच इज एन एडवाइस टू पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये क्या था, ये पैम्पलेट किस लिए लिखा था, फ्रीडम ऑफ प्रेस। इनके टाइम में 1642 में शायद एक सेंसरशिप एक्ट आया था, लाइसेंसिंग एक्ट आया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सेंसर्ड कर दी गई थी, जिसके विरोध में इन्होंने अपनी आवाज़ उठाने के लिए ये पैम्पलेट लिखा था, राइट। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है 1649 में मिल्टन का एक और पैम्पलेट आया था, आइकनोक्लेस्टस, जिसको इमेज ब्रेकर भी बोलते हैं, जिसमें इन्होंने एक ये पूछा गया, ये क्वेश्चन आया है, आइकॉन बेस्लाइक एक बंदा था, उसके बहुत ही ज़्यादा फिल्म मीन्स होता है कमज़ोर, बहुत ही फिल्मसी आर्ग्यूमेंट्स थे, उनको डिमोलिश किया था इस पैम्पलेट में। 1649 में वो फॉरेन सेक्रेटरी बन गए थे कॉमनवेल्थ के, जब कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई 1649 में। अभी मैंने आपको बताया चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। उसके बाद जो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट थी उस टाइम जो चल रही थी, उसके फॉरेन सेक्रेटरी ये बन गए थे। हालांकि इसके परिणाम इन्हें बाद में भुगतने पड़े थे जब मोनार्की जो थी वो रिस्टोर हुई थी। चार्ल्स सेकंड जब गद्दी पे आए थे 1660 में। तो आगे देखते हैं, ही लॉस्ट द साइट ऑफ वन आई, एक आई की जो साइट थी, रोशनी थी, वो चली गई थी 1650 में, लेकिन इसके बावजूद ही डिड नॉट केयर फॉर द वार्निंग ऑफ द डॉक्टर्स। इन्होंने डॉक्टर की वार्निंग जो थी उसको कंसीडर नहीं किया। एक आँख की इनकी रोशनी चली गई और डॉक्टर्स ने बोला था कि आप आराम करो, रेस्ट हो, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। ही डिड नॉट केयर, बट ही डिड नॉट केयर एंड वर्क लेबोरियसली इन राइटिंग द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल। तो इन्होंने ये एक वर्क लिखा था, द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल। दिस वर्क रिजल्टेड इन टोटल ब्लाइंडनेस, और इस वर्क को लिखने के बाद ये पूरी तरह से अंधे हो गए। ऐसा नहीं इस वर्क के कारण हो गए, उस टाइम 1650 से 52 के बीच में इन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी, ये वर्क भी आया था, लेकिन इस वर्क के बाद वो पूरी तरह से अंधे हो गए। ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। अब आगे देखते हैं 1649 में इन सपोर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। 1649 में किंग चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के सपोर्ट में इन्होंने एक पॉलिटिकल ट्रैक्ट लिखा था, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। ये एक पॉलिटिकल ट्रैक्ट था जो कि लिखा था इन्होंने 1649 में, राइट। अब आगे देखते हैं
इसके बाद एक जो पैम्पलेट था वो आया था, इनके द्वारा नहीं, एक बंदा था सॉलमेसियस, इसके द्वारा आया था डिफेंसियो वेजिया प्रो कावलो फर्स्ट, जिसमें इसने क्या किया था, इसने प्यूरिटन्स पे अटैक किया था, इनको मॉक किया था। तो इसके रिप्लाई में जो मिल्टन ने जो पैम्पलेट लिखा है वो है डिफेंसियो डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकनो, ठीक है, ये शायद लैटिन में लिखा हुआ है। तो ये मिल्टन ने लिखा था और ये इनका आखिरी वर्क था जो मिल्टन ने अपनी आंखों से देखा था। आफ्टर दैट ब्लाइंडनेस फेल अपॉन हिम। ओके, इसके बाद देखते हैं। अच्छा, एक सीन है पैराडाइज लॉस्ट में जहाँ पे ईव आती है रोती हुई एडम के पास, जो सीकिंग पीस एंड पार्डन, जब वो खा लेती है वो जो फ्रूट ऑफ नॉलेज जो भी होता है, तो उसमें रिफ्लेक्शन दिखता है मिल्टन के अपने घर का, मतलब उनकी और उनकी वाइफ का। आगे देखते हैं। 1652 में ही बिकेम ब्लाइंड, ब्लाइंड अभी बताया था। और उनकी जो वाइफ थी मैरी पॉवेल, सी डाइड ऑन May 5, 1652। एक तो वो अंधे हो गए, उनकी पहली वाइफ मैरी पॉवेल भी मर गई, ठीक है। इसके बाद उनकी उनसे 3 बेटियां थी, एन, मैर, डेबोरा, और एक बच्चा जो था जॉन, वो अपनी इन्फेंसी में ही मर गया था इन 1651। तो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक लाइफ रही है इनकी। इसके बाद 1656 में इन्होंने दूसरी शादी की, कैथराइन वुडकॉक। कैथराइन वुडकॉक इनकी सेकंड वाइफ थी, लेकिन एक वो चाइल्ड बर्थ में वो भी मर गई, और जो चाइल्ड जो आने वाला था वो भी चला गया इन 1658। फॉर द थर्ड टाइम इन 1653 द पोएट मैरिड एलिजाबेथ मिंसुल, ठीक है, ध्यान रखना, मैरी पॉवेल हु डाइड इन 1652। आफ्टर दैट ही री मैरिड टू कैथरीन वुडकॉक, लेकिन हुआ क्या, चाइल्ड बर्थ में वो भी मर गई। उसके बाद तीसरी वाइफ जो थी वो एलिजाबेथ मिंसुल थी, हु वॉज 30 ईयर्स यंगर देन हिमसेल्फ, जो कि उनसे 30 साल छोटी थी। अब बात करें अगर बिफोर राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन थॉट ऑफ राइटिंग ऑन किंग ऑथर। वो एक्चुअली एक एपिक लिखना चाह रहे थे, और एपिक वो किसी चीज़ के भी ऊपर हो सकता है। एपिक की थीम हमेशा बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हमेशा बहुत ही नॉवल लोगों के बारे में लिखा जाता है। तो वो किंग ऑथर के ऊपर भी उन्होंने लिखने का सोचा था, बट लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू राइट ऑन द फॉल ऑफ मैन। फॉल ऑफ मैन के ऊपर उन्होंने लिखने का सोचा, एंड इट रिजल्टेड इन पैराडाइज लॉस्ट, विच वॉज फिनिश्ड इन 1665. After 7 years labor in darkness, he started writing in 1658. He got it published in 1667. तो ये जो है वो 1665 में इन्होंने ख़त्म कर लिया था लिख के, और पब्लिश कब हुआ था 1667 में, और लिखना कब स्टार्ट किया था 1658 में। तो ये तीनों डेट आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक और डेट ध्यान रखनी है, वो ये है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 10 बुक में डिवाइड था ओरिजिनली कितनी बुक में डिवाइड था 10, लेकिन बाद में 2 बुक थी। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कौन कौन सी इन्होंने 2 बुक डिवाइड करी, और फाइनली ये जो बुक है वो वर्क है जो 12 बुक में आया था। अच्छा, इसके राइट जो हैं, पैराडाइज लॉस्ट के राइट जो हैं वो किसको सेल किए गए थे, इस बंदे का नाम ध्यान रखना है, सैमुअल सिमंस को, और बस 5 पाउंड में। 5 पाउंड में ये पूरे राइट इन्होंने सेल कर दिए थे इसको। और इसके बाद पोएट की डेथ के बाद इसका तीसरा एडिशन भी आया था 1678 में, और पोएट की विडो ने ये जो राइट थे ये सोल्ड कर दिए सिमंस को फॉर 8 पाउंड, और टोटल जो अमाउंट बना था 28 पाउंड। इतने बड़े सच अ ग्रेट मैसिव वर्क का जो पूरा अमाउंट था वो 28 पाउंड में ही हो गया। तो कितना फ़ायदा हुआ होगा इस सैमुअल सिमंस को, अगर इसकी आज भी पब्लिकेशन वो फर्म होगी तो इसको आज भी बहुत मुनाफा होता होगा, क्योंकि आज भी ये वर्क जो है वो बहुत पढ़ा जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमस एल्वुड, ये ध्यान रखना है, इनके सजेशन पे इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल लिखा था, पैराडाइज रीगेन्ड 1671 में, जो कि 4 बुक में डिवाइडेड है। इसमें इन्होंने कहा था, बट व्हाट हैज़ दाउ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड। बोले आपने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तो लिख दिया, पैराडाइज फाउंड के बारे में भी तो लिखो, तभी इन्होंने लिखा था पैराडाइज रीगेन्ड 1671 में। अच्छा, इसके बाद जो है वो है 1671 में इनका लास्ट इंपॉर्टेंट वर्क था सैमसन एगोनिस्टिस, जो कि एक क्लोजेड ड्रामा है और ड्रामेटिक पोएम है ऑन द ग्रीक मॉडल। तो ये आई थी 1671 में। तो ये थी जॉन मिल्टन की बायोग्राफी। इसके बाद हम इनके वर्क भी पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए मेरे पेड बैच भी चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम पास में है, तो मैं बहुत तेज़ी से वहाँ पे सिलेबस ख़त्म कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं तो पेड बैच लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज
कर देना। वो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, आप वहाँ से देखना और मुझे मैसेज करना अगर आपको पेड बैच चाहिए। अच्छा, पेड बैच और इन क्लासेस में क्या डिफरेंस है जो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ? डिफरेंस इतना है कि ये बस एस के अरोरा में जितना दिया है वो मैं कवर करा रहा हूँ। पेड बैच में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप पेड बैच भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बाकी चीज़ें अपने आप से कवर कर सकते हैं तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए और सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि एग्ज़ाम शायद जून के बाद कभी भी हो सकता है, तो आप पेड बैच लेने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही पेड बैच चल रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा हम जो भी एस के अरोरा में कंटेंट दे रखा है हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इनका, सबसे पहले हम देखते हैं इनके मेजर वर्क। तो सबसे पहला जो वर्क है वो है लाइसीडास। तो जो लाइसीडास है वो 1637 में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था 1638 में। ये एक पेस्टोरल एलजी है। इट इज़ एन एलजी ऑन डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। तो मैंने बताया था इनके कॉलेज फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पे ये क्या है, एक एलजी है। तो एडवर्ड किंग जो थे वो मिल्टन के फ्रेंड थे। कहाँ? क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में। ही इज बाउंड व्हाइल क्रॉसिंग फ्रॉम चेस्टर टू डबलिन। तो वो आयरिश सी में, बेसिकली आप इतना ध्यान रखना, आयरिश सी में वो डूब गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट धुंधला है, थोड़ा सा ही है बस, बाकी सही है। ठीक है, तो इतना मैनेज करना आप। पोएम में कितनी लाइन है? 193 लाइन्स है। इट इज़ इन इरेगुलर राइमिंग, मतलब ये जो लिखा गया है वो इरेगुलर राइम है, रेगुलर राइम में नहीं है। पोएट इन्वोक्स द म्यूज ऑफ फॉर पोइटिक इंस्पिरेशन। पहले होता क्या था, ग्रीक मॉडल्स पे जैसे जो भी लिखी जाती थी एलजीज वगैरह, तो उसमें म्यूज को बुलाया जाता था। म्यूज क्या करते थे? म्यूज एक तरह से गॉड होते थे जो कि इंस्पायर करते थे या उनको शक्ति देते थे पोइट को उस सब्जेक्ट के बारे में लिखने की। तो मिल्टन भी, अब पैराडाइज लॉस्ट में भी उन्होंने ये किया है, इसमें भी किया है, उन्होंने म्यूज को इन्वोक किया है पोइटिक इंस्पिरेशंस के लिए। ही लेमेंट्स एडवर्ड्स डेथ, वो लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं किसकी? एडवर्ड की डेथ पे। ही रिफ्लेक्ट्स ओवर द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, वो लाइफ की अनसर्टेनिटी के बारे में बताते हैं कि ज़िंदगी कितनी अनिश्चित है, किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी फेथ की बात करते हैं, वो रिसरेक्शन की बात करते हैं, रिडेम्पशन की बात करते हैं। ठीक है, अब सैमुअल जॉनसन जो है, ये इंपॉर्टेंट है, सैमुअल जॉनसन इस वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं, इस पोएम को, कॉल्स इट ईजी, वल्गर एंड देयरफॉर डिस्गस्टिंग। तो अगर पूछा जाए लाइसीडास, लाइसीडास इतनी फेमस एलजी है इंग्लिश लिटरेचर की, इसको क्रिटिसाइज किसने किया? तो सैमुअल जॉनसन ने किया। अच्छा, इसके बाद जो अगला वर्ग है पैराडाइज लॉस्ट, थोड़ा सा ही फॉन्ट है, इसके बाद फॉन्ट सही हो जाएगा। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किसने लिखा था? जॉन मिल्टन ने लिखा था ड्यूरिंग 1658 टू 65। 7 साल लगे इनको ये वर्क लिखने में और ये पब्लिश उसके 2 साल बाद हुआ 1667 में। तो ये मिल्टन की एक एपिक पोएम है ब्लैंक वर्स में। ये खास चीज़ है जो ध्यान देने वाली है, ब्लैंक वर्स में इन्होंने ये वर्क लिखा था। इट इज़ इन द मैनर ऑफ वर्जिल्स एनीड, जैसे वर्जिल ने अपनी एनीड लिखी है ऐसे ही इन्होंने अपना पैराडाइज लॉस्ट लिखा है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1667 विद 10 बुक्स। 1667 में ये 10 बुक्स के साथ में जो है वो पब्लिश हुआ था। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको। द सेकेंड एडिशन कम्स आउट विद 12 बुक्स इन 1674। तो 12 बुक आई थी, 12 बुक आई थी कब? 1674 में। तो ये डेट भी ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, इसमें बहुत सारी डेटें ध्यान रखने को, फिर से बता रहा हूँ। 1658 में लिखना शुरू किया। ठीक है, 1658 में लिखना शुरू किया, 1665 में लिखना ख़त्म कर दिया, वर्क ख़त्म। उसके 2 साल बाद 1667 में पब्लिश हुआ, राइट। और उसके बाद 1674 में जो दूसरा एडिशन आया उसमें 2 बुक और ऐड हो गई। बेसिकली कुछ ऐड नहीं हुआ, उन्होंने 2 जो बुक थी उनको डिवाइड कर दिया था विथ सम माइनर रिवीजन, कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन भी किया, एंड अ नोट ऑन द वर्सिफिकेशन। पैराडाइज लॉस्ट इज अबाउट द फॉल ऑफ मैन। पैराडाइज लॉस्ट का सब्जेक्ट क्या है? फॉल ऑफ मैन। ठीक है, फॉल ऑफ मैन कहाँ से? हेवन से, पैराडाइज से। द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव, एडम एंड ईव को टेम्प्ट किया था किसने? सैटन ने, जो डेवल था। एंड एक्सपल्जन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, और जो एडम एंड ईव को गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया था। एक्सपल्जन मीन्स किसी को कहीं से निकाल लेना। हिज पर्पस इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। उसका पर्पस क्या है? कि गॉड के जो तरीके हैं वो इंसान को जस्टिफाई करना। ठीक है, वो मतलब जो भी करते हैं वो सही करते हैं। सैटर्न डिफाइज हिज क्रिएटर, सैटर्न अपने क्रिएटर को क्या करता है? डिफाई करता है।
उनकी अवहेलना करता है, एंड वेजेज ऑफ वॉर, और वॉर जो है वो चालू कर देता है किसके, गॉड के अगेंस्ट। द सेवन्थ बुक इज द शॉर्टेस्ट बुक, जो सातवीं किताब है वो सबसे ज़्यादा छोटी है, विद 640 लाइन्स, उसमें 640 लाइन है। और जो नाइन्थ बुक है वो लॉन्गेस्ट है विद 1189 लाइन्स, और उसमें सबसे ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखना, सातवीं बुक जो है वो सबसे छोटी है और नाइन्थ बुक जो है वो सबसे बड़ी है। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ कि पैराडाइज लॉस्ट है क्या, क्योंकि आपको कुछ जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या हुआ। तो पैराडाइज लॉस्ट बेसिकली जो है वो एक एपिक पोयम है ब्लैंक वर्स में। जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। इसमें हुआ क्या था, इसमें जो हमारे फर्स्ट ह्यूमन थे एडम एंड ईव, जो कि उस टाइम हेवन में रहते थे गार्डन ऑफ ईडन में, तो उनको एक्सपेल कर दिया गया था गॉड ने, किसी एक वजह से एक्सपेल किया था। वो वजह थी कि एक फ्रूट, ट्री ऑफ नॉलेज हुआ करता था, उसमें एक फ्रूट हुआ करता था, वो गॉड ने उनको खाने से मना किया था। तो हुआ क्या था, सैटन जो होता है, जो डेविल होता है, जो शैतान होता है, वो ईव को टेम्प्ट करता है उस फ्रूट को खाने के लिए, और ईव उस फ्रूट को खा लेती है। और उसके बाद एडम भी, क्योंकि वो ईव को छोड़ना नहीं चाहता था, तो एडम भी खा लेता है। तो गॉड जो है वो दोनों को ही पैराडाइज से निकाल देता है। बात समझ में आई। तो इसी चीज़ के ऊपर ये पूरी जो है वो कहानी है, पूरी पोयम है। या सैटन कौन था, सैटन को पसंद नहीं था कि गॉड जो है वो अपनी मोनोपोली चलाए, तो उसने क्या किया था, उसने गॉड के अगेंस्ट वॉर कर दिया था, युद्ध छेड़ दिया था। तो जितने भी लोग सैटन के साथ थे उन सबको पैराडाइज से निकाल के कहाँ डाल दिया था, हेल में डाल दिया था। तो सैटन जो है वो रूलर ऑफ हेल है। ओके, तो इसकी जो भी सारी किताबें हैं उनके बारे में वन बाई वन बात करेंगे। बुक वन की थीम क्या है, फॉल ऑफ मैन। तो इसमें इन्वोकेशन है सैटन एंड हिज वैनिसमेंट फ्रॉम हेवन। इसमें मेन जो है वो सैटन और उसके जो फॉलन एंजल्स हैं उनको हेवन से निकाल दिया जाता है, और वो लोग पड़े होते हैं। जो सीन की शुरुआत होती है वो एक लेक में, लेक ऑफ फायर होती है हेल में, वहाँ पे वो लोग पड़े होते हैं चेन से बंधे हुए और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। तभी वो लोग खुद को आज़ाद करते हैं चेन से और एक जगह पे उड़ के जाते हैं, और वहाँ पे वो पेंडेमोनियम बनाते हैं। ठीक है, पेंडेमोनियम बनाते हैं। पेंडेमोनियम एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो अपनी मीटिंग वगैरह करते थे कि अब आगे हमें क्या प्लान करना है। बुक सेकंड जो है वो है इसी पेंडेमोनियम में काउंसिल ऑफ एविल स्पिरिट्स टू टेम्प्ट एडम एंड ईव, गेट्स ऑफ हेल गार्डेड बाई सिन एंड डेथ। तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें ये सारे लोग मिलके प्लान बनाते हैं कि गॉड की जो सबसे खूबसूरत क्रिएशन है ह्यूमन काइंड, हम उसको बर्बाद कर देंगे। क्योंकि इनका प्लान था कि हम उसको बर्बाद कर देंगे, हम किसी भी तरह से जो ह्यूमन है एडम एंड ईव, हम इनको टेम्प्ट करेंगे, इनको लालच देंगे ऐसा काम करने का जो गॉड ने मना कर रखा है करने को। तो ये सारी जो काउंसिल है वो चलती है। इसमें ये भी दिखाया गया है कि हेल का जो गेट है उसको कौन गार्ड कर रहा है, सिन एंड डेथ। ठीक है, और ये सैटन जब जाता है, जब वो बाहर जा रहा होता है हेल से, तो इन्हें ये दोनों मिलते हैं सिन एंड डेथ, और बाद में उसे पता चलता है कि ये दोनों जो हैं वो इसके ही बच्चे हैं। सिन एंड डेथ किसके बच्चे हैं, सैटन के। सैटन का क्या नाम था, लूसीफर। ओके, तो आगे देखते हैं बुक थर्ड। बुक थर्ड में क्या होता है, गॉड को पता चल जाता है इस चीज़ के बारे में, प्लान का पता चल जाता है। गॉड सीज द फॉल, उसको दिख रहा होता है कि जो सैटन है वो टेम्प्ट करने वाला है किसको, एडम एंड ईव को। इसलिए वो एक एंजल जो रफेल होता है उसको भेजता है चेतावनी देने के लिए एडम एंड ईव को। और सन जो है उसको भी पता चल जाता है कि ये लोग मतलब क्या होने वाला है। तो सन जो है वो अपने आप को ऑफर करता है किसके लिए, सेक्रीफाइस के लिए, कि अगर ऐसा होता है तो वो खुद को सेक्रीफाइस करेगा इस सिन के रिडेम्पशन के लिए। सैटन जो है वो डिस्गाइज, सैटन जो है वो वेश बदलता है यूरियल, और यूरियल से पूछता है, यूरियल भी एक एंजल होता है जिससे वो अर्थ तक का रास्ता पूछता है, अर्थ तक जाने, पृथ्वी तक जाने तक का रास्ता पूछता है। अब बुक फोर्थ में क्या होता है, बुक फोर्थ में एक गार्ड होता है ईडन में। तो सैटन जो है टेम्प्ट करता है ईव को ड्रीम में, सपने में लालच देता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। इसका रीजन किसी को नहीं पता है कि उसको दोबारा से क्यों फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, बुक फिफ्थ में क्या होता है, ईव टेल्स अ ड्रीम टू एडम। ईव अपने ड्रीम को किसको बताती है, एडम को बताती है। डेली रूटीन जो उनका चल रहा होता है वो चलता है। इसी बीच रफेल आता है जिसको गॉड ने भेजा था, एक बैंकेट होती है, इन्फॉर्म्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ द फॉलन एंजल, और वो एडम को क्या बताता है, एडम एंड ईव को उन फॉलन एंजल्स के रिवोल्ट के बारे में बताता है कि वो लोग, उन्होंने क्या किया और वो क्या करने वाले हैं। इसके बाद क्या होता है, राफेल जो है वो पूरी जो रिवोल्ट की कहानी है, जो सैटन ने जो वॉर किया था अपने एंजल्स के साथ गॉड के अगेंस्ट, उसकी पूरी कहानी जो है वो बताता है।
बुक 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है इसमें, स्टोरी ऑफ क्रिएशन है कि कैसे क्रिएट हुआ पूरा वर्ल्ड। ठीक है, वो नरेट की जाती है रफेल के द्वारा। ये रफेल बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको ध्यान रखना। किसको सुनाई जाती है? एडम एंड ईव को। अच्छा, इसके बाद बुक 8 में एडम अपनी स्टोरी जो है वो नरेट करता है रफेल को कि उसका क्या चल रहा है, और ईव ईव के लिए वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड है, फिजिकली भी अट्रैक्टेड है। तो ये बुक इसको बताता है, रफेल को बताता है। अच्छा, जो बुक 9 है उसमें टेम्पटेशन है। बुक 9 में, एक मिनट, ये थोड़ा सा, बुक 9 में टेम्पटेशन है, डिसोबीडियंस बाई एडम एंड ईव। उसमें वो टेम्प्ट करने में कामयाब हो जाता है। कौन? सैटन। किसको? ईव को। उसके बाद वो दोनों डिसोबे करते हैं गॉड को रिगार्डिंग द फ्रूट। वो फ्रूट जो भी खाने से मना किया था गॉड ने, वो लोग खा लेते हैं। उसके बाद बुक 10 में क्या है? डिवाइन जजमेंट। उसके बाद जजमेंट, गॉड अपना जजमेंट देते हैं। सैटन गोज टू पेंडेमोनियम। सैटन जो है वो पेंडेमोनियम चला जाता है। बड़े खुश थे वो लोग कि हमने बर्बाद कर दिया ह्यूमन काइंड को। एडम एंड ईव रिपेंट। वो रिपेंट करते हैं। कौन? एडम एंड ईव। सैटन एंड हिज फॉलन एंजल्स बिकम सरपेंट्स। और सैटन और जो उसके फॉलन एंजल्स थे उनको सरपेंट बना दिया जाता है सजा के तौर पे। अब बुक 11 में गॉड जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है एडम का रेपेटेंस, जो रिपेंटेंस होता है, लेकिन फिर भी उसको पैराडाइज से वैनिश कर देता है। किसको? ईव को और एडम को। माइकल जो है वो इस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करता है, वो उनको हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है। ईव जो है वो बहुत दुखी होती है पैराडाइज के लॉस पे, क्योंकि भाई इंसान पहले कहाँ रह रहे थे? हेवन में रह रहे थे। सोचो, उनकी एक गलती की वजह से हम लोग कहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गए। हालांकि मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन जो भी क्रिश्चियंस हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं। माइकल इन्विजन्स द फेट ऑफ मैन। और माइकल जो है वो ये पूरा जो फेट ऑफ मैन, जो आने वाली ह्यूमन काइंड है, क्या क्या पाप करने वाली है, वो सारे दिखाता है। किसको? एडम को। एडम को दिखाता है कि ये देखो, ये हैं तुम्हारी आने वाली जनरेशन, ये कैसे लालच में एक दूसरे को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इसी बीच वो एडम को उसकी डेथ भी दिखाता है। तो एडम अपनी डेथ देख के एकदम हॉरिफाई हो जाता, डर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बुक 12 में जो है माइकल का विजन जो है वो स्टिल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहता है। एडम एंड ईव हियर ऑफ द फ्यूचर रिडेम्पशन आउट ऑफ पैराडाइज। एडम और ईव जो हैं वो फ्यूचर रिडेम्पशन के बारे में सुनते हैं पैराडाइज से बाहर। अब देखो जो अगला वर्क है, देखो ये इंटरेस्टिंग तो है। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक इंटरेस्टिंग वर्क है। अब पैराडाइज वीकेंड के बारे में, जो कि 1571 में मिल्टन की एक एपिक पोयम है ब्लैंक वर्स में। ठीक है, ये भी ब्लैंक वर्स में है। अब इसको देखते हैं हम। तो ये कितने में? ये 4 बुक्स में है। पहले इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम। तो थोड़ा सा इसमें फॉन्ट धुंधला है, लेकिन आप मैनेज करना। तो जो बुक है वो कंपोज की गई थी एक कॉटेज में, जो कि था चॉलफॉन्ट सेंट चाइल्ड्स बकिंगम शायर में। उसने ये कंपोज की थी एट द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड थॉमस एलवुड। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये 2065 लाइन्स में है, वाइल पैराडाइज लॉस्ट कंटेन 10,565 लाइन्स। ठीक है, तो ये जो है वो मतलब इससे 1/5 है। मतलब ये है 10,000 में लगभग, ये है 2,000 में, मतलब ये 1/5 है। तो मिल्टन एम्प्लॉयज अ प्लेन स्टाइल, बहुत प्लेन स्टाइल में जो पोयम है वो लिखता है। और उसमें सिमाइल्स क्या होती है? फिगर ऑफ स्पीच होती है, उसको बहुत ही कम यूज करते हैं। वो सिंपल सिंटेक्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो सारा स्टाइल हो गया। तो ये जो है वो क्या है? सीक्वल है पैराडाइज लॉस्ट का। और ये क्या दिखाता है? डिबेट दिखाता है किसके? क्राइस्ट और सैटन के बीच में। जो शैतान है और क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की यहाँ पे बात की गई है, उनको, उनके बीच में जो डिबेट है वो दिखाता है। सैटन जो है वो क्राइस्ट को भी टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। इसके बाद अगर हम देखें, ही टेक्स टेम्पटेशन, क्रूसिफिकेशन एंड रिसरेक्शन इनटू फोकस। जो 3 चीज़ें हुई थी, पहले सैटन जो है वो ट्राई करता है कि जीसस क्राइस्ट को भी टेम्प्ट कर लें। उसके बाद उनका क्रूसिफिकेशन दिखाता है जीसस क्राइस्ट का। और उसके बाद रिसरेक्शन दिखाता है कि वो जब जीवित हो गए थे क्रूसिफिकेशन के बाद। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, जो गुड फ्राइडे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो क्रिश्चियंस ऐसा मानते हैं कि उस दिन जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया था। और जो ईस्टर मनाते हैं, जो मंडे के दिन होता है, उस दिन क्राइस्ट रिसरेक्ट हुए थे। ही हैज़ टेकन द स्टोरी फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन ऑफ सेंट ल्यूक गॉस्पल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट ल्यूक गॉस्पल के फर्स्ट वर्जन से उन्होंने ये कहानी ली थी। इट इज़ हिज फेवरेट बुक। ये उनकी फेवरेट किताब है जॉन मिल्टन की। क्राइस्ट, सैटन, एडम, ईव, एवल केन। एवल केन जो है वो एडम एंड ईव के बच्चे थे। वर्जिन मैरी, विलायल आर सम सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स इन पैराडाइज वीकेंड। इट इज सैटन हु डिमीन्स द ह्यूमन रेस। केन मर्डर्स हिज एल्डर ब्रदर एवल। ये ध्यान रखना, केन जो है वो अपने बड़े भाई एवल को मार देता है, और इससे जो है ह्यूमैनिटी या अर्थ पे क्या आता है? क्राइम और क्रूएल्टी आती है। ठीक है, मिल्टन सोज द विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट ओवर सैटन
ही ही इज विद क्राइस्ट। तो ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये रिमार्क दिया था कि मिल्टन जो है वो सैटर्न की पार्टी से था, क्योंकि सैटर्न के आर्ग्यूमेंट को इतने अच्छे से उसने रखा था कि कुछ लोग सैटर्न को सही मानने लगे थे, इवन हीरो ऑफ द बुक मानने लगे थे। लेकिन फाइनली वो दिखाता है विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट ओवर सैटर्न। तो इसका मतलब क्या है कि मिल्टन क्राइस्ट के ही साथ थे, सैटर्न के साथ में नहीं थे। चलिए अब आगे वर्क पढ़ते हैं। अगला जो वर्क है वो है ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो ये क्या है, जो ये एक ओड है, ये मिल्टन की एक पोयम है जो कि सेलिब्रेट करती है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट का वर्क जो बर्थ जो है वो सेलिब्रेट करती है। इट वॉज रिटन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 25th ऑफ December 1629। 1629 में लिखी गई थी। इट इज़ द टाइम व्हेन मिल्टन इज़ 21 ईयर ओल्ड। मिल्टन इस समय बस 21 साल के थे। तो इसके दो सेक्शन है, एक इंट्रोडक्शन है जिसमें 4 स्टेंजाज ऑफ 7 लाइन, और जो एक दूसरा सेक्शन है द हैंग। तो ये ध्यान रखना है, इसके दो सेक्शन है, ठीक है। और दूसरे में 27 स्टेंजा है जिसमें हर स्टेंजा में 8 लाइन है। तो ये जो पोयम है ये प्रूफ है ऑफ एडवर्ड स्पेंसर्स इन्फ्लुएंस ऑन हिम। इस पोयम में थोड़ा सा स्पेंसर का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर दिखता है। उनके जो थॉट हैं मिक्स्ड विद ग्रैंडर ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो हम इनका अगला वर्क पढ़ेंगे वो है, थोड़ा सा सब्र रखिए आप, ऑन शेक्सपियर। अगला वर्क है इनका ऑन शेक्सपियर। 1630 में ये इन्होंने लिखा था। मिल्टन की पहली पब्लिश्ड पोयम थी ये जो है अनायनमसली अपीयर हुई थी, लेकिन सेकंड फोलियो में इट अपीयर्स अनायनमसली इन द सेकंड फोलियो ऑफ प्लेज बाई शेक्सपियर। 1632 में जो शेक्सपियर का सेकंड फोलियो आया था, पहला कब आया था ये भी अच्छा ध्यान रखने वाली बात है। शेक्सपियर का पहला फोलियो आया था 1623 में। तो जो दूसरा फोलियो आया था उसमें ये पोयम अनायनमसली अपीयर हुई थी। अनायनमसली मतलब होता है गुमनाम, अज्ञात, बिना किसी नाम के। इट बियर्स द टाइटल एन एपिटाफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट डब्ल्यू शेक्सपियर, ठीक है। इसके बाद ये कुछ लाइनें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ये आप पढ़ लेना। मैं पॉज कर दे रहा हूँ यहीं पे, या आप पॉज कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो अगला वर्क है वो हम देखते हैं कॉमस। कॉमस क्या है, ये मिल्टन का एक मास्क है, ठीक है। ये हेनरी लॉविस ने रिक्वेस्ट किया था मिल्टन से इसको लिखने के लिए, तो ये ध्यान रखना। इसका जो सबटाइटल मैं बता चुका हूँ ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू है। तो ये मास्क है इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी। इट इज़ फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन माइक्लेम्स 1634 बिफोर जॉन एगेवटॉन फर्स्ट अवलॉक ब्रिज वाटर एट लडलो कैसल। ये मैंने आपको बताया था कि ये अवलॉक ब्रिज वाटर, जो इनका नाम भी यहाँ पे दिया गया है, जॉन एगेवटॉन, इनके सामने प्रेजेंट किया गया था इन सेलिब्रेशन ऑफ अर्ल्स न्यू पोस्ट एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, ठीक है। तो इन्हें लॉर्ड प्रेसिडेंट वेल्स का बना दिया गया था। उसके सेलिब्रेशन में ये मास्क जो है वो प्रेजेंट किया गया था। ये जो पोएम है विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसेस, ठीक है। वर्च्यू मतलब जो गुड होते हैं उनकी विक्ट्री अपॉन वाइसेस मतलब जो दोष होते हैं। तो ये स्टोरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी है दो भाइयों, उनकी एक बहन होती है। सिस्टर इज कॉल्ड द लेडी। सिस्टर को क्या बोलते हैं, लेडी, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टर को क्या बोलते हैं, द लेडी। तो लेडी लॉस्ट इन अ जर्नी थ्रू द वुड्स। वुड्स क्या है, जंगल। जंगल में एक यात्रा के दौरान जो लेडी है वो खो जाती है। वैन सी इज अलोन सी एनकाउंटर्स कॉमर्स। वो कॉमर्स को फेस करती है, उसका सामना करती है। और जो कॉमर्स होता है वो डिबाउस्ड एज इज इंस्पायर्ड बाई द गॉड ऑफ वेवेलवी। वो मतलब सही नहीं होता है। ही अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पुअर शेपर्ड। और वो किसका बेस बदल के आता है, पुअर शेपर्ड का बेस बदल के आता है। ही अटेम्प्ट्स टू सेड्यूस है, और वो उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन जो गॉडेस ऑफ वर्च्यू है वो अपीयर, वो वहाँ पे आती हैं और दोनों भाइयों की मदद करती हैं। सी मेक्स अ फ्री फ्रॉम द क्रूअल हैंड्स ऑफ द कॉमर्स। वो उसको कॉमर्स से छुटकारा दिलाती हैं लेडी को। और उसके बाद क्या होता है, सी हेल्प्स इन यूनाइटिंग द लेडी एंड हर ब्रदर्स विद देयर पेरेंट्स। उसके बाद वो लेडी और उसके भाइयों को उनके पेरेंट्स से भी मिलवाने में मदद करती है। कौन, जो होती है गॉडेस ऑफ वर्च्यू, ठीक है। इसके बाद सैमसन एगोनिस्टिस को भी देख लेते हैं। ये क्लोजेड ड्रामा है, ठीक है। इट इज पब्लिश्ड विद पैराडाइज वीकेंड इन 1671 विद द टाइटल पैराडाइज वीकेंड। अच्छा, ये क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? क्लोजेड ड्रामा पहले मैं समझा देता हूँ। क्लोजेड ड्रामा वो होता है जिसको परफॉर्म करने से ज़्यादा पढ़ा जाए, मतलब उसको पढ़ा जाना ज़्यादा अच्छा लगे बजाय परफॉर्म करने के, तो उसको क्लोजेड ड्रामा बोलते हैं। तो इसका जो टाइटल है पैराडाइज वीकेंड, अ पोएम इन 4 बुक्स टू विच इज एडिड सैमसन एगोनिस्टिस। तो मिल्टन जो है वो प्रेजेंट करते हैं इन इंग्लिश, इसको इंग्लिश में प्रेजेंट करते हैं। ये एक पूरी ट्रेजिडी है, प्योर ट्रेजिडी है विद ग्रेविटी, काम, डिग्निटी एंड रेस्ट्रेंट। मतलब ट्रेजिडी है लेकिन उसके बाद भी इसमें गंभीरता है, काम है, डिग्निटी है, गरिमा है, रेस्ट्रेंट मतलब संयम है।
विच करेक्टराइज द ग्रीक ट्रेजिडी, और ये करेक्टराइज मतलब करेक्टरिस्टिक हैं, विशेषताएं हैं किसकी, ग्रीक ट्रेजिडीज की, मतलब इसी की तरह बिल्कुल सिमिलर ये है सैमसन एगोनिस्टिस। ही हैज मेड अ गुड यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हबरिस प्राइड ऑफ द ट्रेजिक फ्लॉ विच कॉजेज ट्रेजिडी। तो इसमें ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, हबरिस है, ठीक है, ये इसकी ट्रेजिक फ्लॉ है, ये इसको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। It follows the classical unities of time, place, and action. It is written in blank verse. It is autobiographical in nature. He makes a good use of chorus. तो ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है क्योंकि जो सैमसन एगोनिस्टिस है उसको अंधा कर दिया गया था, मिल्टन भी हो गए थे, तो थोड़े से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इसमें हैं। अब कहानी सुन लेते क्या है। सैमसन जो था वो क्या था, सन था मानुआ का। मानुआ जो है वो पुअर मैन है, कहाँ का, फिलिस्टाइन का। द सीक्रेट ऑफ सैमसन्स फिजिकल स्ट्रेंथ, जो सैमसन की फिजिकल स्ट्रेंथ है वो किस में लाई करती है, उसके हेयर की लॉक में। तो किसी को पता नहीं था, किसी को भी हिम्मत नहीं थी उसको चैलेंज करने की। तो जो गाजा का गवर्नर होता है वो सैमसन से बहुत डरता था। तो गवर्नर इज अ मैन ऑफ करप्शन, वो भ्रष्ट था, करप्ट था। तो वो एक कॉन्स्पिरेसी हैच करता है, बनाता है अगेंस्ट सैमसन, सैमसन के विरुद्ध। वो डलाइला को भेजता है, डलाइला नाम है इसका, उसको भेजता है किसको, सैमसन को टेम्प्ट करने के लिए और उस सीक्रेट का पता लगाने के लिए कि उसके अंदर इतनी ताकत है कहाँ से। तो डलाइला जो है वो टेम्प्ट कर लेती है उसको, अपनी ब्यूटी से, बहुत सुंदर होती थी वो, और वो उस रहस्य का पता लगा लेती है। तो सैमसन जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको अंधा कर दिया जाता है हॉट आयरन रॉड्स के साथ, मतलब उसकी आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डाल दी जाती हैं, उसको अंधा कर दिया जाता है। अब जो डलाइला है, डलाइला जो है वो बताती है, डलाइला कहती है कि उसने ऐसा अपनी कंट्री के लिए किया, अपने रिलीजन के लिए किया। उसने जो उसको बिट्रे किया, उसको धोखा दिया, किसके लिए, अपनी कंट्री और रिलीजन के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और करेक्टर है जो हराफा है, हु इज स्टॉल वॉर्ड वॉरियर, वो सैमसन को मॉक करता है। सैमसन को ले जाया जाता है पब्लिक सेलिब्रेशन में इन 100 प्लस हॉल, 100 प्लस का एक हॉल होता है, वहाँ पे ले जाया जाता है। उसके फादर मानुआ वहाँ पे होते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर से एंड पब्लिक से कि इसको छोड़ दिया जाए। तो सैमसन को थोड़ा इंसल्टेड फील होता है। वो क्या करता है, वो पिलर्स को गिराता है, पुल डाउन करता है और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। उसके साथ में जो लोग भी जितने भी हॉल में थे उन सबको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब अगला वर्क जो है वो है एरियोपेजिट का। ये मैंने आपको बताया था मिल्टन ने किसके लिए लिखा था। मिल्टन ने लिखा था स्पीच फॉर लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन जो है वो अपोज करता है लाइसेंसिंग ऑफ एंड सेंसरशिप, मतलब वो उन्होंने जनरली फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए ये वर्क जो था वो लिखा था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी सी इसमें इसको छोटा करते हैं हम। तो इसमें हुआ क्या था, ये एक पैम्पलेट की तरह लिखा गया था। जो एरियोपेजिट का है वो ग्रीक वर्ड एरियोपेगस से बना हुआ है और एरियोपेगस क्या है, वो नेम है एक माउंटेन का। तो ये जो बुक है वो मिल्टन के फिलोसॉफिकल डिफेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ऑफर करती है। ये बुक वो बताती है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनका डिफेंस करती है। तो उनकी मिल्टन की फिलोसॉफिकल अप्रोच को ये बुक दर्शाती है। अच्छा, इसके बाद जो पोएट है वो आर्ग्यू करता है पार्लियामेंट से इन 1643 ऑर्डिनेंस फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ प्रिंटिंग। ये लाइसेंसिंग ऑर्डर आया था 1643 में, जिसके तहत ये सभी सेंसरशिप लगाई गई थी। तो पोएट जो है वो इस बात पे आर्ग्यू करता है। ही डिस्कसेस दैट दिस ऑर्डर विल नॉट सर्व इट्स पर्पस ऑफ सप्रेसिंग सेडिशियस एंड स्कैंडलस बुक। वो कहते हैं कि जो जिस चीज़ के लिए ये लोग लेके आए हैं ये पूरा बिल, हमेशा कोई ना कोई बिल किसी ना किसी चीज़ का बहाना लेके लाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि उस पर्पस को ये बिल सर्व नहीं करेगा, मतलब कामयाब नहीं होगा। दिस ऑर्डर इज एन इंसल्ट टू द ऑथर। ये ऑर्डर क्या है, ऑथर की इंसल्ट है, उसकी बेइज्जती है। टू द बुक एंड टू द डिग्निटी ऑफ लर्निंग, किताबों की बेइज्जती है और जो लर्निंग मतलब जो सीखने की गर्मा है उसकी बेइज्जती है। इट विल हिंडर द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। ये डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ जो सच्चाई की खोज के मार्ग को क्या करेगा, हिंडर करेगा, मतलब उसमें बाधा पहुंचाएगा। इट विल ऑल्सो हिंडर गॉड्स प्लान, गॉड्स के प्लान में भी बाधा पहुंचाएगा। बिकॉज इट गिव्स द लाइसेंसर द पावर ऑफ साइलेंसर, क्योंकि ये जो लाइसेंसर है उसको पावर देता है दूसरों को चुप कराने की। जैसे कई बार होता है कोई ऐसा आदमी अथॉरिटी में आ जाता है तो वो उसको लगता है उसके हिसाब से ये सही नहीं है, तो वो उस चीज़ को क्या कर देता है, सेंसर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्लियरली सोच द फ्यूटिलिटी ऑफ द ऑर्डर, मतलब उसकी व्यर्थता जो है उस आदेश की वो दिखाता है। अच्छा, इसके बाद जो एक और वर्क है
टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स ये 1649 में लिखा था। ये प्रोज वर्क है मिल्टन का। मिल्टन इसमें असैसिनेशन जो चार्ल्स फर्स्ट है उसको सपोर्ट करते हैं। ही डिफेंड्स द राइट ऑफ पीपल टू एग्जीक्यूट अ गिल्टी सोवरेन। ही गिव्स द प्लेयर डेट इट इज़ नेसेसरी टू लिमिट अ रूलर्स पावर। वो कहते हैं जो मोनार्क है या किंग है, राजा है या रूलर है, उसकी पावर को लिमिट करना जरूरी है। वो सही कह रहे थे। ऐसा नहीं है कोई बेलगाम है, अपनी इच्छा चला रहा है, तानाशाह है, ठीक है। तो वो कहते हैं कानूनों के तहत उसकी पावर को लिमिट करना जरूरी है। ही वोट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बट ही नेवर गिव्स एन एंटी मोनार्कियल आर्ग्यूमेंट। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी भी एंटी मोनार्कियल आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं देते हैं। वो कहते हैं वो मोनार्की के विरोध में नहीं थे, वो मोनार्की के विरोध में नहीं थे, बस वो ये कहना चाहते थे कि मोनार्की की जो पावर है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रेन किया जाए। अच्छा, जो अगला वर्क है वो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ये 1670 में मिल्टन ने लिखा था। अनफिनिश्ड वर्क है, ये इंपॉर्टेंट है, अनफिनिश्ड वर्क है। और इन वर्ड्स ऑफ जॉन मॉरिल ने कहा था एन अबॉन्डेंट एंड अनलव्ड गिफ्ट। मिल्टन राइट फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेडिशनल बिगनिंग एंड कंटिन्यूज इट अप टू द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? 1066 में हुआ था। वहाँ तक मिल्टन इस वर्क को लिखते हैं और वो सपोर्ट करते हैं रिवोल्यूशनरी कॉज ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लिश सिविल वॉर में जो भी रिवोल्यूशनिस्ट थे उनको वो सपोर्ट करते हैं। ही गिव्स हिज कमेंट्स ऑन द रिस्टोर्ड मोनार्की ऑफ हिज टाइम। ही जस्टिफाई द यूज ऑफ पॉपुलर फैबल्स। वो जो पॉपुलर फैबल्स के यूज को भी जस्टिफाई करते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा मैं और भी ऑथर एस.के. अरोरा के लेके आऊँगा और साथ में मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा पेड बैच भी चल रहा है। आप अगर पेड बैच लेना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी का तो ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब फ्री पढ़ा रहे हैं तो पेड क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भाई पेड में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी। जैसे ये एस.के. अरोरा की PDF थी, जो चीज़ें एस.के. अरोरा की किताब में नहीं दे रखी हैं और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पेड बैच में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो मत लेना, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लेना। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा है, कमेंट बॉक्स में भी पड़ा है, वहाँ व्हाट्सएप पे आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना अगर आपको पेड बैच चाहिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।